द- हेलो, वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट्स प्रोग्राम। आज के इस न्यूज़ बिट्स में हम 23 एंड 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो ये हमारा न्यूज़ इंडेक्स है। इन GS1 वी हैव वेरी गुड आर्टिकल ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, हाउ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम कैन बी मेक अफोर्डेबल। देन जन विश्वास बिल जो रिसेंटली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। After that, we will cover Rajasthan's new land allocation policy. Then there was a very good example of the changing city heritage and the new tourism aspect, जिसको हम अपने मैनेजमेंट और इकोनॉमी दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। आपने देखा होगा कि झालावाड़ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक स्टेट वाइज ऑडिट किया गया था, तो उसमें क्या कमियां पाई गई, कैसे राजस्थान का जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जा सकता है, तो वो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। आफ्टर दैट इन GS2 वी हैव अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन इंडियाज AI पॉलिसी। अब AI एक ऐसा टॉपिक है जिसके आप GS में भी इम्प्लीकेशन देखेंगे, आप अपने इवन हिंदी और इंग्लिश के पेपर में भी रेगुलरली देखेंगे कि उन थीम पे ऐसे पूछा जाता है। तो इस तरह के जो ओपिनियंस हैं वो आप एज अ वैल्यू एडिशन वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम मिशन सुदर्शन चक्रा और इंडिया का जो सेल्फ रिलायंट है इन द डिफेंस इंडस्ट्री उसको कवर करेंगे। आफ्टर दैट देर इज अ आर्टिकल रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड COP30। आफ्टर दैट वी विल सी आर्टिकल ऑन गेम थ्योरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि कैसे मैथमेटिकल गेम मॉडल से, गेम थ्योरी से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है, और इंडिया चाइना US के जो रिलेशन है उसको हम काफ़ी अच्छे से एनालाइज करेंगे। लास्टली वी विल कवर टू एग्जाम्पल टू यूज इन आवर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द जुडिशियल पेंडेंसी, कि कैसे जुडिशियल पेंडेंसी को कम किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी यूजुअल स्टार्ट से हटके हम पहले जो इंडो चाइना USA का गेम थ्योरी मॉडल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी एनालिटिकल है, तो स्टार्टिंग में इसे समझना ज़्यादा इजी रहेगा। तो अभी आपने देखा होगा कि इंडो चाइना USA में जो टसल चल रही है कि इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग मोर एग्रेसिव टुवर्ड द USA एंड इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स द अकोमोडेटिव स्टांस विद द चाइना। तो ये पूरा डिलेमा क्या है? तो ये जो पूरा डिलेमा है इसको एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया था कि देर आर बेसिकली three issues India is facing. The number one is India's prisoners dilemma. Then there was a concern regarding USA playing game of chicken with India, and the third one was कि China is playing game of Hobson choice. तो ये इतने अच्छे कीवर्ड्स हैं कि अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, और आप एक न्यू एंगल से इंटरनेशनल रिलेशंस को यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल भी एनालाइज कर सकते हैं। तो in this analysis we will see what is this prisoner dilemma and how it is affecting India's interest, then what is the game of chicken, what is China's Hobson model, and lastly what is the borrowed knife concept approached by the China। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रिजनर्स डिलेमा, कि क्या इंडिया और USA के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं उसमें एक प्रिजनर डिलेमा का कंसेप्ट देखा जा रहा है। तो ये गेम थ्योरी का एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे इजी भाषा में अगर हम समझें तो मान लीजिए दो पर्सन हैं, पर्सन A एंड पर्सन B, जिन दोनों को अक्यूज्ड हैं किसी थेफ्ट में या किसी भी क्राइम में। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मान लीजिए पर्सन A कन्फेस कर लेता है और पर्सन B भी कन्फेस कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही 5-5 साल की जेल के लिए जाएंगे। सेकंड केस में अगर पर्सन A कन्फेस कर लेता है बट पर्सन B जो है वो कन्फेस नहीं करता है, तो ऐसे में A स्टेट विटनेस बन जाएगा तो वो तो फ्री हो जाएगा, बट B विल गो टू अ जेल टर्म ऑफ 20 ईयर्स। सिमिलरली थर्ड केस में अगर पर्सन A साइलेंट रहता है और B कन्फेस कर लेता है तो A जेल जाएगा, B विल सेट फ्री। बट द बेस्ट रैशनल डिसीजन फॉर देम इज कि अगर दोनों साइलेंट रहते हैं तो अक्यूज जो है दोनों पे रहेगा और क्राइम प्रूफ नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में दोनों को ओनली 1 ईयर की जेल होगी। बट इसमें प्री कंडीशन क्या होती है? प्रिजनर डिलेमा गेम थ्योरी में एक ऐसा मॉडल है जहां पे दो पार्टिसिपेंट A एंड B नॉन कोऑपरेटिव स्टेट में रहेंगे एंड बोथ आर अनअफेक्टेड। दोनों को ये नहीं पता होगा कि अगला क्या डिसीजन लेने वाला है। तो ऐसे ही रश में आप देखेंगे कि इंडो US में आज हमें नहीं पता कि इंडिया का फाइनल स्टांस USA को लेके क्या होगा, वाइज अविस USA का फाइनल स्टांस हमें लेके क्या होगा। तो दोनों ही अगर दोनों कॉपरेट करते तो आइडली दे विल गेट अ बेटर डील, बट अगर दोनों ही कॉपरेट ना करें तो दे विल गेट द वर्स्ट केस पॉसिबल। तो इंडो US का जो रिलेशन है ये इसी तरफ जा रहा है। तो ये जो प्रिजनर डिलेमा है आप इसके रियल लाइफ इंप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे जो आपने देखा होगा न्यूक्लियर वॉर है
या फिर आर्म्स वेपन की जो वॉर होती है, इस तरह में यही तो होता है कि एक देश और दूसरा देश अगर दोनों कॉपरेट कर जाएं तो दे वुड गेट सिक्योर अ बेटर डील। बट दोनों ही जो है वो एक दूसरे से अनअफेक्टेड होकर सेल्फिश डिसीजन लेते हैं, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर को शो करते हैं, एंड फाइनली बोथ सफर। तो इंडिया एंड यूएस के रिलेशन में क्या इंडिया इज ट्रैपिंग इनटू अ प्रिजनर डिलेमा? दैट इज अ केस टू सी फॉर अस। उसके बाद में यूएस इज अ प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन विथ इंडिया। तो ये गेम ऑफ चिकन क्या है? 90s 50s में एक मूवी आई थी यूएसए में, दैट वाज द रेबल विदाउट अ कॉज। तो गेम ऑफ चिकन क्या है? मान लीजिए बेसिकली दैट्स अ रोड एंड टू कार्स आर अप्रोचिंग, दोनों आमने सामने से आ रही है, कार ए एंड कार बी। अब दोनों ही प्रिटेंड करते हैं कि दे विल नॉट बैक ऑफ। अब इसमें से जो लास्ट तक बैक ऑफ नहीं करेगा, ऑल्दो ही विल प्रिटेंड कि ही इज इनसेन, सो लेकिन जो व्यक्ति एंड तक ब्लफ करेगा एंड ही विल नॉट बैक अप, ही विल बी द अल्टीमेट विनर। अब इसमें क्या केस हो सकते हैं कि अगर दोनों ही बैक ऑफ ना करें तो दैट विल बी द वर्स्ट केस पॉसिबल, लाइक द प्रिजनर्स डिलेमा। तो दोनों में कोलिजन हो जाएगा। बट अगर एक ब्लफ कर गया एंड में तो ही विल बैक ऑफ, द अदर वन विल बैक ऑफ एंड द अदर पर्सन विल विनर। तो यूएसए जो है वो सेम गेम इंडिया के साथ खेल रहा है, इट सीम्स लाइक दैट। तो ये पॉल वाइटली है, इट्स अ वेरी फेमस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो इन्होंने चिकन गेम पे काफ़ी एनालिसिस किया है। ही हैज़ रिटन ओवर 27 बुक्स एंड 100 एकेडमिक आर्टिकल्स रिगार्डिंग दिस थ्योरी। तो इन्होंने पुतिन के जो रशिया में, पुतिन रशिया द्वारा यूक्रेन में भी जो गेम खेला जा रहा है उसे भी गेम ऑफ चिकन से एनालाइज किया है। सिमिलरली अगर आप ट्रम्प का केस देखें तो इट सीम्स लाइक कि यूएसए इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन। सो बेसिकली व्हेन प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन द प्लेयर इट कैन पे टू परसूड योर ओपोनेंट, यू आर इनसेन। तो आप ट्रम्प के जो बार बार इस तरह के अग्रेसिव पॉलिसी स्टांस देखेंगे जहाँ पे वो कंटिन्यूस टैरिफ थ्रेट की धमकी देते हैं, इट बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल के, इट विल डिस्टर्ब द ट्रेड पैटर्न। तो ये एक चिकन गेम का डिलेमा इंडिया के लिए प्रस्तुत करता है कि कैसे इट मे बी कि लाइक ही वॉशिंगटन मे बी प्लेइंग अ ब्लफ गेम विद इंडिया, और फाइनल डील क्या होगी नोबडी इज अवेयर ऑफ दैट। सो इंडिया माइट फॉल इनटू अ गेम ऑफ चिकन एज वेल। एंड लास्टली द आर्टिकल डिस्कस द हॉब्सन चॉइस मॉडल। तो चाइना के केस में आप देखेंगे कि व्हेन चाइना डील विद इट्स पार्टनर्स इट टेंड टू प्रपोज देम कि दे आर पोजिंग अ अल्टरनेटिव। बट अगर वास्तव में आप देखेंगे तो देर इज नो चॉइस, देर इज ओनली चॉइस कि आइदर चाइना वे और आइदर नो वे। तो दिस रिफ्लेक्ट इन द केस ऑफ व्हेन चाइना डील विद द साउथ चाइना सी 9 डैश लाइन का आप केस देखिए, जब चाइना बीआरआई के केस में अपने पार्टनर से डील करता है कि आइदर यू टेक माई लोन और देर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली ट्रेड पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो क्या इंडिया आने वाले समय में चाइना के हॉब्सन चॉइस मॉडल में फंस सकता है या नहीं, ये देखना होगा। बिकॉज रिसेंटली आप देखेंगे कि इंडिया के एक टॉप जर्नल ने अक्यूज किया कि चाइना ऑफ लिवार्जिंग अ बोरोड नाइफ। अब ये क्या केस है? बेसिकली अगर आप चाइना का मॉडल देखेंगे तो चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग अ डील विथ यूएसए, और चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री विच हैड द मैक्सिमम टैरिफ। बट अभी जो सबसे अच्छी डील सिक्योर करी है वो चाइना ने सिक्योर करी है। तो अब ये देखने वाला मैटर होगा कि चाइना ब्रेक्स एससीओ का जो सोशियो इकोनॉमिक ब्लॉक है, आइदर चाइना इज यूजिंग इट एज एन ऑप्टिक्स टू सिक्योर अ बेटर डील, और रियल में चाइना एक न्यू ब्लॉक या एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर को लीड करना चाहता है। तो ये देखने वाला होगा कि चाइना अपने पर्पस के लिए इसे एज अ ऑप्टिक यूज कर रहा है और चाइना इज रियली इंटरेस्टिंग इनटू अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो वेयर विल द टेबल टर्न, वी हैव टू सी एंड वी विल एनालाइज इट लेटर ऑन ऑल्सो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, एक नए मेथड थे कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को मैथमेटिकल मॉडल से भी एनालाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली इफ यू यूज सच टर्म्स, इवन इफ यू यूज सच टर्म्स लाइक ऑप्शन चॉइस, इंडियाज प्रिजनल डिलेमा as quoted by Paul Whiteley or maybe some other analyst, you will secure very good marks in your mains as well. So it's a classical case, we can see the Hobson model. Recently आप अभी देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनकी एक मीटिंग हुई थी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ। तो वांग यी का कहना था कि चाइना हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट रिलायबल पार्टनर एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फॉर पाकिस्तान। तो अभी देखने वाली बात होगी कि कैसे चाइना बैलेंस करेगा चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को, और वेदर चाइना इज रिलायबल और नॉट, वी विल हैव टू सी दिस। नेक्स्ट आर्टिकल इन दिस टुडेज लेक्चर इज रिगार्डिंग हेल्थ केयर पॉलिसी, कि हाउ इंडिया का जो हेल्थ केयर मॉडल है उसको अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अब इस आर्टिकल में सर ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए थे, हमने उनको ब्रेक डाउन कर दिया है। आप इसे एज अ रेडीमेड नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ मेन इश्यू क्या है। आप देखिए
कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को आप 3 एस्पेक्ट्स पे एनालाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी, द सेकंड वन इज एक्सेसिबिलिटी एंड द थर्ड वन इज अफोर्डेबिलिटी। अब ये 3 ए का फॉर्मूला आप किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, लेट इट बी एजुकेशन, लेट इट बी एनी सोशल सर्विस फॉर दैट मैटर। इससे आपको पॉइंट्स जनरेट करने में आसानी होगी। तो अवेलेबिलिटी का क्या इशू है? अब ऑल्दो इंडिया में आप देखेंगे कि जो डॉक्टर रेशो WHO का रिकमेंडेड डॉक्टर रेशो है 1:1000, बट इंडिया में ये 1:834 है। बट स्टिल वी हैव सी अ रूरल अर्बन डिवाइड, स्टेट वाइज डिफरेंस है। मे बी राजस्थान हैज अ बेटर डॉक्टर सर्विस रेशो एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट, मे बी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और द देर आर सम बैकवर्ड स्टेट। तो वहाँ वो इशू क्या एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? 70% हमारी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में है, पर हमारी जो हॉस्पिटल डेंसिटी है अराउंड 70% इज इन द अर्बन एरिया। तो अवेलेबिलिटी का इशू इससे क्रिएट होता है। अफोर्डेबिलिटी का इशू क्रिएट होता है कि हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत लो है। इस पर तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आई थी कि हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वन डिजीज अवे फ्रॉम द पोवर्टी लाइन। साथ ही एक्सेसिबिलिटी का क्या इशू है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, काफ़ी सारी ऐसी डिजीज है विमेन स्पेसिफिक जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू आप देखेंगे। मेंटल हेल्थ जैसे डिजीज या इलनेस को क्या हम किस तरीके से डील करते हैं? क्या पेशेंट इतना कॉन्फिडेंट है कि वो एक्सेसिबल है हॉस्पिटल्स तक? इसी तरह रूरल से अर्बन के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, दैट इज ऑल्सो अ इशू अफेक्टिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। सो विल एनालाइज इट फर्दर कि मेन इश्यूज क्या हैं और क्या पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है विच मेक इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम अनअफोर्डेबल। दिस इज अ ग्लोबल कंपेरिजन वी हैव टेकन फ्रॉम OECD वेबसाइट्स। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी GDP का नियरली 17% जो है वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है। देन इफ यू सी द कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ये भी लगभग 11-12% अपनी GDP का हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। इफ यू टेक द बॉटम लाइन, वर्ल्ड में जो टॉप डेवलप कंट्री है दे नियरली स्पेंड 8% ऑफ देयर GDP ऑन देयर हेल्थ केयर सिस्टम। लेट इट बी जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, सबका आप देखेंगे कि एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन 7 to 8% के बीच में है। बट इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है और इंडिया अपनी परसेंटेज ऑफ GDP कितना इन्वेस्ट करता है? तो ये हमने नेशनल हेल्थ अकाउंट्स चार्ट लिया है। लास्ट डेटा जो है वो 2021-2022 तक अवेलेबल था। तो इंडिया अपनी GDP का ओनली 1.84% यूज करता है ऑन द हेल्थ। एंड हमारे जो लेटेस्ट रिवाइज टारगेट हैं दैट इज ऑल्सो ओनली 2.5% अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी बाय 2025। तो इफ वी सी इन देयर कंपेरिजन वी आर स्पेंडिंग अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑन द हेल्थ केयर। नेक्स्टली अफोर्डेबिलिटी को कैसे रीजनल इनइक्वलिटी प्रभावित करती है? अब देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ऑल्दो 2013-14 में आप देखेंगे कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 64-65% था। मतलब अगर एक पेशेंट को 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं हेल्थ केयर पे तो 65 रुपीज़ उसकी पॉकेट से जा रहे हैं। और हेल्थ शुड बी अ मेजर फंक्शन दैट स्टेट शुड प्ले रोल, देन व्हाई अ पर्सन इज हैज टू इन्वेस्ट सच अ वास्ट अमाउंट। लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसी तरह CM चिरंजीवी योजना जैसी योजनाओं से आप देखेंगे कि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगातार गिरा है और ये अब 39% तक आ गया है। बट अगर हम रीजनल वेरिएशन देखें जिसकी हमने पहले भी बात करी थी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द केस ऑफ राजस्थान में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नेशनल एवरेज से भी कम है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हाउ राजस्थान हैज़ प्रोग्रेस इन द हेल्थ केयर सिस्टम। बट आप केरला जैसे स्टेट का इमेजिन कीजिए विच इज कंसिडर अ फ्रंट रनर इन सच इनिशिएटिव। केरला में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नियरली 60% है एंड केरला गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो ये हमारे लिए एक शॉकिंग फैक्ट है। If you see the case of Chhattisgarh, they have a very good minimal amount of OOP which is only 29% और असम for that matter। तो कैसी रीजनल इनइक्वलिटी हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में भी रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद ऑथर ने आयुष्मान भारत में क्या इशू है ये आप यूज कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत या इस तरह की स्कीम में कैपेसिटी का इशू है, कैपेबिलिटी का इशू है। आप एक और C यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये 3C फार्मूला हो गया, 3A फार्मूला हो गया, आगे जाके हम 4E फार्मूला देखेंगे। इनको आप किसी भी इंडस्ट्री के एनालिसिस में अपने मेंस आंसर में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में सर ने काफ़ी अच्छा लाइन लिखी थी जो रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ डिप्लोमेटिकली यू हैव टू एड्रेस द स्टेट इशू और जो भी कंट्रोवर्शियल इशू है। तो रिगार्डिंग द स्टेट एंड सेंटर की जो टसल है, सर सेज कि देयर इज अ this Ayushman Yojana faces challenges of the health system capability, capacity, and governance in several parts of the country because of India's federal structure and constitutional assignment. तो how beautiful is this word कि constitutional assignment के कारण there is a
रोल बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, उसकी वजह से एक डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और कोऑर्डिनेशन में इशू होते हैं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है आप अपने मेंस या फिर इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। इट शोज़ कि यू आर फॉलोइंग अ डिप्लोमेटिक अप्रोच टू इवन एनालाइज द क्रिटिकल इश्यूज़। एंड लास्टली, हाउ कैन वी मेक आवर हेल्थ केयर सिस्टम रोबस्ट। तो हमने यस सर ने 3 मेन आर्टिकल में बात करी कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम आप देखेंगे तो इट्स बेसिकली ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर एंड वॉलंटरी या चैरिटेबल। तो पब्लिक हेल्थ केयर को हमारे होना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए अभी हमने क्या कितना डिस्कस कर लिया है, हमने 3A देख लिए, हमने 3C देख लिए, अब हम 3R देखेंगे, देन वी विल सी द 3E। तो ये आप याद रख सकते हैं इसे एक निमोनिक्स रेस से। तो आप इस रेस के फॉर्मूला को GS1, GS2, GS3 कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3R फॉर्मूला क्या है हमारा, इट इज़ रिस्पॉन्सिव, रिसोर्सफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यूजुअली पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में एपैथी या इस तरह की भावना हमें देखने को मिलती है। तो वर्क ऑन द कैपेसिटी एंड द एफिशिएंसी। साथ ही प्राइवेट हेल्थ केयर का मेन सिस्टम क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजुअली वी सी देयर इज अ हाई चार्जेस, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, काफ़ी इस तरह के केसेस हम देखने को मिलते हैं। साथ ही जो वॉलंटरी या चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको मोर रिसोर्सफुल होना पड़ेगा। वो रिसोर्सफुल कैसे बनेंगे, पीपल पार्टनरशिप, कम्युनिटी कनेक्टेड क्लिनिक सिस्टम है। तो ये काफ़ी अच्छा एनालिसिस था कि कैसे हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को रोबस्ट बना सकते हैं। इसके साथ ही एक सेकेंडरी अप्रोच आप ऐसे भी किसी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी वर्सेस द वर्टिकल इक्विटी। तो इन दिस आर्टिकल सर इज टॉक अबाउट कि हाउ वी हैव टू इंश्योर द हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड द वर्टिकल इक्विटी। अब हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल में एक ऐसी सर्विसेज हैं जो बेयर मिनिमम है आपको सबको देनी पड़ेगी, लाइक टेस्ट, मेडिसिन, प्रोसीजर। तो जैसे कि जन औषधि योजना है जो कि सबको समान रूप से एक्सेस है। बट वर्टिकल इनइक्विटी में क्या है कि इक्विटी में क्या है कि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या सेक्शंस हैं जो वल्नरेबल हैं, जो या जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को झेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक SC, ST और लेट इट बी एल्डरली, रेयर डिजीज से जो सफरर्स हैं वो कंटिन्यूस जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस तरह की इश्यूज को फेस करते हैं। और वीमन, तो हमें वर्टिकल इक्विटी इंश्योर करनी पड़ेगी। ये हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं, अब देखिए वीमन के केस में हमारे पास माँ योजना है राजस्थान में, एल्डरली के लिए हमारे पास रामाश्रय योजना है, रेयर थर्ड डिजीज में हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह गेरियाटिक हेल्थ केयर पे हम एल्डरली के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी अपने सिस्टम में इंश्योर करी और वर्टिकल इक्विटी भी इंश्योर करी। साथ ही हम इसे एक 4E फॉर्मूला से देख सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम शुड बी इक्विटेबल, इकोनॉमिकल, एथिकल एंड इफेक्टिव। तो आज हमने 4 मेन फॉर्मूला देखे रेस। अब इस रेस फॉर्मूला से आप 3R, 3A, 3C और 3E और 4E, अब आप ऐसे और भी डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। ये एक जस्ट निमोनिक है कि आपको जब भी मेंस में पॉइंट्स कम पड़ जाए तो आप कैसे न्यू पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली दिस चार्ट वी हैव टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे कि व्हाट आर द की पिलर्स ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर पॉलिसी। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो जाए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज हो जाए, या फिर फ्री एंड लो कॉस्ट मेडिसिन हो जाए जैसे जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथ ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ यूजिंग ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यूवी पोर्टल। तो आज का ये जो आर्टिकल था इसमें हमने काफ़ी डिटेल में पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को समझ लिया, क्या हमारे इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो आप एक 1 पेजर नोट्स बना सकते हैं विच विल बी वेरी हेल्पफुल योर मेंस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द जन विश्वास 2.0। तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने जन विश्वास 2.0 बिल इंट्रोड्यूस किया विच एम्स टू अमेंड द 16 लॉ। तो ये जन विश्वास बिल क्या है, बेसिकली नरेंद्र मोदी द्वारा इस सीरीज में लाया गया सेकंड बिल है। इससे पहले भी 2023 में पहला जन विश्वास बिल लाया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि इररिलेवेंट हो चुके हैं, तो आइदर उनको रिपील कर दिया गया या उनके प्रोविजन को सूटेबली अमेंड कर दिया गया। तो ये जो इस सीरीज का सेकंड बिल है which aims to amend the 16th Central Act in order to decriminalize and rationalize certain offences and penalties। तो अभी सबसे पहले बिल लाया क्यों गया, इसके 3-4 रीज़न देख लेते हैं। तो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है, उनके अकॉर्डिंग 882 सेंट्रल लॉज ऐसे थे जिसमें कि 370 ऑफ विच है क्रिमिनल प्रोविजन फॉर 7000 क्राइम एंड मोर देन 75% ऑफ ऑल क्राइम्स आर डिफाइंड अंडर द लॉज दैट रेगुलेट एरियाज बियोर कोर क्रिमिनल जस्टिस, जैसे कि शिपमेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो इनसे होता क्या है, इनसे होता है ओवर रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि आप ऐसे फाइनेंशियल मैटर में भी क्रिमिनल लॉ को एक्सटेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि you can be arrested for milking a cow on the street or not providing the proper exercise to one's pet dog। तो इस तरह की जो एनफोर्सबिलिटी होती है यूजुअली लो होती है, बट
इट स्टिल लीव्स अ लूप होल टू एक्सरसाइज द स्टेट्स आर्बिट्री एक्सरसाइज। तो इस तरह के जो बिल्स हैं, जन विश्वास बिल, ये ऐसे प्रोविजन, रिडंडेंट प्रोविजन को दूर करते हैं। इसके बाद ORF की एक रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंग 1536 लॉज ऐसे हैं जो कि इंडिया में बिजनेस को गवर्न करते हैं, और उसमें से लगभग 70,000 कंप्लाइंस आपको इंश्योर करने होते हैं, विच कैरीज नियरली 38% इम्प्रिजमेंट क्लॉज। कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था अरविंद डी पटाडा, अरविंद जी द्वारा। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एमएसएमई को 57 से ज़्यादा रिकरिंग कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है, 17 अप्रूविंग लाइसेंस लेने पड़ते हैं, 18 डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो से लाइसेंस लेना पड़ता है, और 75% तरह के जो वायोलेशन है वो इम्प्रिजमेंट या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंश्योर किए गए हैं। तो ये कैसे इंडिया में जो ईज ऑफ रनिंग बिजनेस है इसके सेकंड प्लेयर को वीकन करता है। तो जन विश्वास बिल जो है वो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा। एंड लास्टली आप देखिए कि इंडिया में अगर हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा देखेंगे तो इंडिया में लास्ट 1 ईयर में 3.6 करोड़ जो है वो पेंडिंग केसेस हैं, मोर देन 2.3 करोड़ विच आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। तो ये जुडिशरी पे भी अननेसेसरी बर्डन देता है। तो जन विश्वास बिल के की फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो कि द बिल इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ वार्निंग एंड इम्प्रिजमेंट। कई सारे ऐसे पेटी क्राइम्स है या माइनर क्राइम्स है जहाँ पे ये वार्निंग देता है। फॉर एग्जांपल 76 ऑफेंस अंडर द 10 एक्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट, है ना। उसके बाद ये रिमूव करता है इम्प्रिजमेंट क्लॉज फॉर माइनर टेक्निकल और प्रोसीजरल डिफॉल्ट फॉर अ नंबर ऑफ क्राइम। फॉर एग्जाम्पल कि कई ऐसे क्राइम है जिसमें कि 10,000 या माइनर जुर्माना देके, लाइक कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अगर कोई वायलेशन है, ताकि इंडस्ट्री को भी ईज हो। एंड लास्टली इट रेशनलाइज पेनल्टी एंड इट ऑल्सो पोजेज अ हायर पेनल्टी फॉर द रिपीटेड ऑफेंडर्स, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी लाया जा सके कि 10% इंक्रीज है पेनल्टी में एवरी 3 ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छा बिल है, and we will see what will be the final provision under this bill. So these kind of bill you can quote as an example ki how India is working toward ensuring a ease of doing business. द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द राजस्थान न्यू लैंड अलोकेशन पॉलिसी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने नई भूमि आवंटन नीति लागू करी है। तो अब क्या होगा कि इसमें कुछ अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं कि जैसे कि धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट या निजी निवेशकों को पहले जो बहुत कंसेशनल रेट पे ज़मीन मिलती थी अब वो नहीं मिल पाएगी। साथ ही पहले जो पावर था वो मंत्रियों को या कैबिनेट सब कमेटी के पास था, लेकिन अब ये पावर जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास रहेगा। साथ ही संस्थाओं, निवेशकों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अधिकतम 40% रियायती दर पर जमीन अथॉरिटी आवंटित कर सकेगी। तो इसके लिए क्या क्या मेन प्रोविजन है? सबसे पहले तो अगर आप शैक्षणिक संस्थाओं को देखें तो स्कूलों के लिए 2 से 6,000 वर्ग मीटर तक, महाविद्यालयों के लिए न्यूनतम 6,000 और अधिकतम 10,000 वर्ग मीटर तक जमीन दी जा सकेगी। लेकिन इसमें आपको न्यूनतम 300 करोड़ का निवेश करने वाली यूनिवर्सिटी को 20 एकड़ तक की जमीन का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जो हेल्थ एजुकेशन है उसमें न्यूनतम 500 करोड़ तक का निवेश करने पर ही भूमि का आवंटन किया जाएगा। तो ये इंश्योर करती है कि जो लैंड का है वो इक्विटेबल या जस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि पहले आंशिक जमीन निरस्तीकरण का प्रावधान हमारी पॉलिसीज में नहीं था, जिससे क्या होता था कि अगर जमीन का आपने अनयूटिलाइज एरिया है तो वो वेस्ट चला जाता था। बट अब इसमें आवंटन के बाद भी भूमि का आंशिक उपयोग करने पर बाकी भूमि को निरस्त किया जा सकेगा। ये जो प्रावधान था ये पहले नहीं था, तो काफ़ी नए चेंजेस लिए गए हैं। तो आप इस पॉलिसी को रेफर कर सकते हैं। आफ्टर दिस देर इज़ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल रिगार्डिंग द मैनेजमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट। तो जयपुर में एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे कि शहर के जो लोकल्स हैं एंड जो हमारे टूरिज्म सेक्टर में हैं, दे आर इंकरेजिंग द आर्कियोलॉजिकल और द आर्किटेक्चरल वॉक। तो ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? हम इमर्जिंग मॉडल ऑफ टूरिज्म का कोट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, कि जैसे आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म, आर्किटेक्चर वॉक, और क्या नए डायमेंशन जनरेट हो रहे हैं जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाटर बेस्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो कभी भी अगर आप पे राजस्थान टूरिज्म पे क्वेश्चन आता है तो यू डोंट वी जस्ट एंड अप राइटिंग अ पर्टिकुलर एरिया फॉर हिस्टोरिकल और हेरिटेज। बट हाँ, अगर हम इन डिफरेंट एरियाज से अप्रोच करें तो मेंस और एसेस में हम काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो एक इस तरह के डायग्राम्स आप बना सकते हैं कि देखिए कि ये जो बेल्ट है ये आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में सर्व करता है, कि ये हमारा ब्रज वाला बेल्ट है, इट इज़ द बेल्ट नियर द सीकर एंड द चित्तौड़गढ़। सिमिलरली अगर हमारा जयपुर जो देखे राजधानी, इट एक्ट्स एज अ वेलनेस टूरिज्म, हेल्थ एंड वेलनेस में हम काफ़ी इंप्रूव किए हैं। साथ ही जो हमारा सदर्न राजस्थान है इट इज़ लाइक अग्रणी इन द इको टूरिज्म और द वाटर बेस्ड टूरिज्म। तो इस तरह के आप एक माइक्रो डायग्राम्स अपने एग्जाम में बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द एजुकेशन पॉलिसी और द पुअर स्टेट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी आपने सभी ने विटनेस किया कि कैसे झालावाड़ में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई
इसके बाद स्टेट वाइज ऑडिट किया गया हमारे स्कूल का, एंड जो आंकड़े आए हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और गंभीर हैं। राजस्थान में 45,000 नियरली प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नियरली 20,000 है। तो टोटल मिला के ये नियरली 65,000 स्कूल्स हैं। अब इसमें से आप देखिए कि 5600 स्कूल जो हैं वो कम्प्लीटली डायलापिडेटेड स्टेट में है, मतलब बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं है, विच इज़ अ नियरली 9 to 10% ऑफ आवर टोटल स्कूल, विच शोज़ वेरी कंसर्निंग स्टेट। साथ ही 86,000 क्लासरूम ऐसे हैं जो कम्प्लीटली अनयूजेबल कंडीशन में है। 17,000 से ज़्यादा ऐसे टॉयलेट्स हैं जो कि कम्प्लीटली अनयूजेबल कंडीशन में है। तो ये बेसिकली एक सीरियस इशू पोज करता है राजस्थान में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब ये इशू क्यों है, इसको हम एक नए पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमने रेस फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने 3R 3A 3C 3E को देखा था। नाउ वी आर एडिंग वन मोर फार्मूला इन इट, रेस प्लस एफ। तो इसको बाद में हम एक निमोनिक बना लेंगे। तो एफ से क्या होता है कि जब भी रेगुलेटरी बिहेवियर, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की बात आएगी कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फॉल्ट है, तो आप उसकी इनएफिशिएंसी को या इश्यूज को 3F से एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज कि फंड का इशू हमेशा रहेगा, फंक्शन का इशू हमेशा रहेगा, फंक्शनरी का इशू रहेगा। तो ये 3F फॉर्मूला, चाहे आपका पंचायती राज गवर्नेंस हो जाए, चाहे आपका अर्बन गवर्नेंस हो जाए, आप वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फंड्स के क्या इशू हैं, तो इस सर्वे में पाया गया कि 1600 ऐसी बिल्डिंग थी जो कि 2 साल से भी इसी स्टेट में थी, बट देयर हैज़ बीन नो डिसबर्समेंट ऑफ प्रॉपर फंड। साथ ही अगर हम देखें तो स्टेट जो है वो केवल 6% ऑफ अपने एजुकेशन बजट को इन्वेस्ट करता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर पे, विच इज़ ओनली 255 करोड़, और वो भी काफ़ी स्लो डिसबर्समेंट है। तो ये यूडाइस का डेटा इसमें कोट किया हुआ था, आप देख सकते हैं कि as per the UDICE report, government allocates 6% of its budgets for the school infrastructure, and that a substantial number of government school lack proper building. और अगर फंड डिसबर्स भी किया जाता है तो जो यूटिलाइजेशन है ग्राउंड लेवल पे उसका काफ़ी यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है, काफ़ी पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क हमें देखने को मिलता है। अब फंक्शन का क्या इशू आता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो पोस्ट डिज़ास्टर रिपेयर पर रहता है रादर देन द अडेप्टेशन, और पहले ही हम प्री एक्टिवली डिज़ास्टर रोक सकें। साथ ही अब रीजनल कंसंट्रेशन का इशू इसमें देखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम ऑफ द 605 स्कूल आर कंसंट्रेटेड इन आवर सदर्न राजस्थान बेल्ट, फॉर एग्जाम्पल बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, और ये एरिया तो ऑलरेडी मोस्ट रेन अफेक्टेड है। तो ऐसी स्टेट, ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो ऐसी प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा है। तो क्या वहाँ फंक्शंस के इशू हैं कि रीजनल कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही फंक्शनरी का क्या इशू है, आप देखिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में सेक्शन 21 एम्पावर करती है एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी लीड करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये सही से काम कर पा रही है, स्कूल में होने वाली इनएफिशिएंसी या जो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज़ है क्या उनको नोटिस में लाया जा रहा है। साथ ही लैक ऑफ ऑटोनॉमी है एट द स्कूल लेवल फॉर सच फंड्स। तो ये कुछ इशू है जिसको हमने 3F फॉर्मूले से या 3F फ्रेमवर्क से एनालाइज किया था। तो आप ऐसे एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सिमिलर डेटा को हम कैसे दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि अ मैक्सिमम ऑफ 605 सच स्कूल्स आर कंसंट्रेटेड इन बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। तो अब हमारे GS1 सोशलॉजी में ही एक टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल एरिया। तो क्या आप एक छोटा सा डायग्राम नहीं बना सकते हैं कि ये देखिए कि इस स्टेट में हमारा जो सदर्न रीजन है राजस्थान का, सदर्न एंड सदर्न ईस्टर्न, जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड है, वहाँ पे स्कूल्स की ये कंडीशन है कि नियरली 605 स्कूल्स आर इन कम्प्लीटली नॉन यूजेबल स्टेट। तो आप एक एग्जाम्पल या आप एक डेटा को कितनी जगह मल्टीपल यूज कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड इन योर मेंस एज वेल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की AI शुड बी इनेबलर एंड नॉट डिस्टरप्रेटर। अब ये हमारे GS2 या ऐसे में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। तो एक बहुत फेमस नोबल लॉरिएट है डैरियन एकोमलिग। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि AI ऑलवेज गिव्स यू अ पाथ बिटवीन ऑगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन। एंड सर कहते हैं कि AI impact is not a destiny बट AI impact is not destiny but a choice। तो वो चॉइस कैसे है, ये हमारे पे है कि हम ऑगमेंटेशन की तरफ जाना चाहते हैं या ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हैं। ऑगमेंटेशन क्या है, ऑगमेंटेशन है कि आप AI का यूज़ करते हुए ह्यूमन को एम्पावर कर रहे हो ताकि वो अपने स्किल गैप को कम कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ऑटोमेशन क्या कहता है, ऑटोमेशन कहता है कि AI
ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा या टेक्नोलॉजी ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी। तो इंडिया को जो है वो ऑटोमेशन की जगह ऑगमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो हम एक छोटा सा डायग्राम ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हैं कि दिस इज ऑगमेंटेशन, दिस इज ऑटोमेशन एंड दिस बिटवीन दिस वी शुड फॉलो आवर एआई पॉलिसी। तो कभी भी एआई का क्वेश्चन ऐसे में आए तो आप एक नया डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल इंडिया में एआई ऑगमेंटेशन पॉलिसी में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाटा स्टील जो है वो एआई को पायलट यूज़ कर रहा है टू सपोर्ट द इंजीनियर्स। इसी तरह इन्फोसिस ने भी एक लार्ज स्केल रीस्किलिंग एफर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। सीमेंस जो है इज डिप्लोइंग अ जनरेटिव एआई टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। सो एक काफ़ी अच्छी लाइन थी कि एआई शुड एक्ट एज अ चैरिटर एंड नॉट अ डिस्ट्रॉयर। तो ऐसी लाइंस आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगी। या इस तरह के जो थॉट प्रोसेस हैं, आप कभी भी स्टैंडर्ड एसेस पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे नोबल लॉरिएट्स या इससे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके थॉट प्रोसेस से ऐसे जनरेट किया जाता है। तो ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा या आप इनके लिए एक बुक नहीं पढ़ सकते। बेटर रहेगा कि अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलर फॉलो करेंगे तो ओवर अ टाइम यू विल हैव योर रिपोजिटरी ऑफ सच गुड आर्टिकल्स, सच गुड कोट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था एंड देर आर सर्टन चैलेंजेस ऑल्सो यू कैन रीड फ्रॉम दिस आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र का टारगेट सेट किया गया इंडिया के लिए टू हैव अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इंडिजीनियसली मेड। तो अब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो सबसे पहले तो मिशन सुदर्शन चक्र में जो अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया, क्या क्या उसके फीचर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही दो डायमेंशन से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस इंडिजनाइजेशन, ये हमारे 2024 में पूछा भी गया था। साथ ही आपसे वर्ल्ड के जो अलग अलग डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि S-400, यूएसए का पैट्रियट, इंडिया का सुदर्शन चक्र और आयरन डोम ऑफ इसराइल, इनको कंपेयर करवाया जा सकता है। तो आज हम फर्स्ट एस्पेक्ट को एड्रेस करेंगे कि इंडिया की जो जर्नी है सेल्फ रिलायंट में, आप इस डायग्राम को अगर आप पे कोई भी टेक्नोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल आपसे अगर एग्जाम में अग्नि, पृथ्वी या किसी भी टेक्नोलॉजिकल वेपन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक न्यू डायमेंशन एड्रेस कर सकते हैं कि हाउ इट विल हेल्प इन सेल्फ रिलायंस। और ये छोटा सा ग्राफ ऑफ बना सकते हैं कि कैसे 2014 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स ओनली नियरली 2000 करोड़ थे, जो कि 2024 में बढ़ के 21,000 करोड़ तक हो गए हैं। इसी तरह अगर आप वैल्यू एडिशन देखेंगे तो 2014-15 में हम केवल 46,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे थे, जो कि बढ़ के 1,27,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब एक और इंडिया ने 65% ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें इंडिजनाइजेशन अचीव कर लिया है, जो कि एक समय पे 65 से 70% तक इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पे आश्रित था। इसी तरह से हमारा जो डिफेंस का इंडस्ट्रियल बेस है वो वाइडन अप हुआ है। नाउ वी हैव 16 डीपीएसयू, ओवर 430 लाइसेंस कंपनी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें वेरी गुड अमाउंट 21% जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो आ रहा है आपके प्राइवेट सेक्टर से। इसी तरह इंडिया का टारगेट है कि 3 लाख करोड़ तक का डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2029, री इन्फोर्सिंग इट्स पोजीशन एज ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो आप इन आर्टिकल्स को अपने किसी भी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो आप क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ऐसे एथिक्स इंटरव्यू हमेशा रिलेवेंट रहेगा। तो इस आर्टिकल में आने वाली COP30 जो कि ब्राज़ील में होने वाला है, ये रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए थे कि कैसे हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्री है। तो जब ये यूएनएफसी का कंसेप्ट लाया गया था तो इट वॉज स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड विद डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम साझा किंतु भिन्न भिन्न जवाबदेही का विचार भी कहते हैं। बट अब आप देखेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी में एनडीसी का कंसेप्ट आने लगा है कि इंडिया ने भी एनडीसी दी है कि अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या डेवलप कंट्री है वो कह रहे हैं कि आप स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की बात वो कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज के पास एक नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स होने चाहिए जिनको उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये जो स्टार्टिंग हमारा प्रिंसिपल था क्लाइमेट रिस्पॉन्स पे, उससे काफ़ी डिफर है कि स्टार्ट में आपने शेयर्ड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी और अब आप एक नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स की बात कर रहे हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डेटा हमारे लिए था जो कि हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आती है क्लाइमेट चेंज पे कि अगर क्लाइमेट चेंज 2070 तक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि एशिया और जो हमारा पैसिफिक रीजन है उसके जो जीडीपी है उसको 17% तक घटा सकता है। और भारत के केस में ये अनुमान 24.7% है कि भारत पे क्लाइमेट चेंज का उसकी जीडीपी नियरली 25% इफेक्ट हो सकता है। तो ये डेटा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी अच्छे इंट्रो के रूप में बिकॉज इट इज़ फ्रॉम ADB विच इज़ अ वेरी ऑथेंटिक बॉडी। साथ ही इसमें एक पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात की गई थी कि कैसे ब्राज़ील और इंडिया जो है उनका पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मात्र 2.3 और 2.1 टन है, जबकि अगर हम यूएसए या चाइना का केस देखें तो ये 8.4 टन है, यूएसए के केस में ये 14 टन है, रशिया के केस में 13 टन है। तो वी शुड वोकल अबाउट अ
डिफ्रेंशिएटेड शेड बता डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इंडिया स्टिल जो है वो क्लाइमेट चेंज और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमने अपने एनडीसी टारगेट्स को टाइम से पहले अचीव कर लिया है, बट जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो बाकी ग्लोबल साउथ है, वो इस स्टेट में नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इस पर हमें आईआर का क्वेश्चन भी बन सकता है और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। लास्ट में एक अच्छा आर्टिकल थे, दो अच्छे आर्टिकल थे, इनसे जो एग्जाम्पल हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंचायतों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स को स्टार्ट किया है। तो अब इस एग्जाम्पल्स को आप पीआरआई के केस में यूज़ कर सकते हैं कि कैसे आप पीआरआई को एम्पावर कर सकते हो, कैसे आप विमेन को एम्पावर कर सकते हो, साथ ही जुडिशियल पेंडेंसी को आप कैसे कम कर सकते हो। तो एक आर्टिकल को मैं 3 जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो आप इस एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं कि पैरा लीगल वॉलंटियर कंसेप्ट ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट। इससे आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह के जो केसेस हैं उसमें महिलाओं को समानता सुनिश्चित करने में काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो आप इसे GS1 में सोशलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसके साथ ही जयपुर में आपने देखा होगा कि केंद्रीय विधि मंत्री जो हैं उन्होंने ई इवनिंग कोर्स स्टार्ट करने का कंसेप्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कि जो 7 एवरेज जज हैं वो मीडिएशन में मदद करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ऑल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम या जो मीडिएशन सिस्टम है जो कि इंडिया में काफ़ी वीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि 7 एवरेज जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति होगी, उनके द्वारा इवनिंग कोर्ट्स का संचालन किया जाएगा, और जो इस तरह के क्राइम्स हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल लेवल के क्राइम्स हैं वहाँ पे मीडिएशन के थ्रू उनको सॉल्व करवाया जा सकेगा। तो दैट वाज ऑल इन टुडेज न्यूज़ बिट्स। वी होप कि यू आर फाइंडिंग दिस इनिशिएटिव गुड। आपको जो आज का जो पीडीएफ है वो हमारे तेज सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पर एक्सेस हो जाएगा, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। एंड फ्रॉम योर साइड इफ देर आर एनी चेंजेस और एनी रिकमेंडेशन टू मेक दिस इनिशिएटिव बेटर, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। प्लीज राइट डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक